जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी की अग्निपथ एंट्री स्कीम के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप एज अग्निवीर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको इस फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप आर्मी में अपने समय को एंजॉय करेंगे और इसके दौरान बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो चलिए इस भूमिका के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो को 3 भागों में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन आर्मी में एज अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी शिक्षा कहां तक होनी चाहिए। पार्ट 2 में बताऊंगा कि एज अग्निवीर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि 4 साल की नौकरी के बाद कितने अग्निवीर को परमानेंट रूप से आर्मी में लिया जाएगा और परमानेंट करने का फैसला कैसे किया जाएगा। याद रखने वाली बात, मैं इस वीडियो में आर्मी शब्द का प्रयोग करूंगा, लेकिन जिन रूल्स के बारे में मैं बताऊंगा उनमें से ज्यादातर रूल इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर पर भी लागू हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी में एज अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो अग्निवीर एंट्री के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल और 21 साल के बीच, बिटवीन 17.5 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। और ये एज गिनी किस दिन जाएगी? ये एज गिनी जाएगी 1 अक्टूबर को। जैसे 2025 की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए अग्निवीर की एज 1 अक्टूबर 2025 को 17.5 साल और 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब आते हैं अग्निवीर एंट्री की कैटेगरीज पर। तो अग्निवीर एंट्री 5 प्रकार की हैं जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, अग्निवीर जनरल ड्यूटी। नंबर 2, अग्निवीर टेक्निकल। नंबर 3, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट ऑब्लिक एसकेटी। एसकेटी का मतलब है स्टोर कीपर टेक्निकल। नंबर 4, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। और नंबर 5, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। इन 5 कैटेगरीज में एंट्री के लिए शिक्षा की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो चलिए एक एक करके इन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं और शुरुआत करते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी से। अगर आप एज अग्निवीर जनरल ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको इंडियन आर्मी की किसी भी शाखा में भेजा जा सकता है, जैसे इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, आर्टिलरी यानी तोपखाना और आर्मर्ड कोर यानी टैंक वगैरह वगैरह। एक याद रखने वाली बात यह है कि ड्राइवर की भर्ती के लिए उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस पहले से है। तो यह था अग्निवीर जनरल ड्यूटी का अर्थ। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप 10th पास होने चाहिए और 10th में 5 मेन सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके कम से कम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% यानी 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 10th क्लास ऐसे बोर्ड से की है जिसमें परसेंटेज ना देकर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तो आपके ग्रेड कम से कम ऐसे होने चाहिए जो इन मार्क्स से मेल खाते हैं। तो ये था अग्निवीर जनरल ड्यूटी। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर जो है अग्निवीर टेक्निकल। अगर आप एज अग्निवीर टेक्निकल ज्वाइन करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको इंडियन आर्मी की टेक्निकल ब्रांचेस में भेजा जाएगा, जैसे कोर ऑफ सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी EME या कोर ऑफ इंजीनियर्स वगैरह। इन ब्रांचेस में आपका काम टेक्निकल होगा, जैसे इक्विपमेंट को मेंटेन करना और रिपेयर करना, पुल बनाना और कम्युनिकेशंस वगैरह। और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड रोल है इसीलिए अग्निवीर टेक्निकल की शिक्षा की रिक्वायरमेंट भी अग्निवीर जनरल ड्यूटी से ज्यादा है। इन रिक्वायरमेंट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। इन सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके कम से कम 50% 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% यानी 40% मार्क्स होने चाहिए। या नंबर 2, आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश।
इसके अलावा आपने 1 साल का ITI कोर्स किया होना चाहिए और NSQF लेवल 4 के अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग को पूरा किया होना चाहिए। और या फिर नंबर 3, आप 10th पास होने चाहिए और 10th में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए साइंस, मैथ और इंग्लिश। इन सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके कम से कम 50% 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में कम से कम 40% यानी 40% मार्क्स होने चाहिए। और 10th क्लास के बाद आपने 2 साल का ITI कोर्स या 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी क्वालिफिकेशन को हासिल कर चुके हैं तो आप अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, जो है अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट /SKT यानी स्टोर कीपर टेक्निकल। अगर आप एज अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट /SKT ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडियन आर्मी में ऑफिस क्लर्क या स्टोर्स को मेंटेन करने का काम मिलेगा। यह भी पढ़ाई लिखाई वाला काम है और इसकी क्वालिफिकेशंस भी अग्निवीर जनरल ड्यूटी से ज्यादा है। और वो क्या है? वो ये है कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए। 12th में आपके सब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर आपके एग्रीगेट मार्क्स कम से कम होने चाहिए 60%, 60% और हर सब्जेक्ट में कम से कम मार्क्स होने चाहिए 50% यानी 50%। अब आते हैं चौथी कैटेगरी पर, जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। अगर आप इस कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन का काम मिलेगा, जैसे शेफ यानी कुक या बार्बर यानी नाई या स्टोर मैनेजमेंट, जिसमें आप स्टोर कीपर की स्टोर मेंटेन करने में मदद करेंगे। इस एंट्री के लिए आप 10th पास होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% 33% मार्क्स होने चाहिए। और अंत में आते हैं 5वीं कैटेगरी पर, जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। अगर आप इस कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडियन आर्मी में सफाई कर्मचारी या मेस वेटर जैसे काम मिलेंगे। इस एंट्री के लिए आप 8th पास होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% यानी 33% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी अग्निवीर की 5 कैटेगरीज। याद रखने वाली बात यह है कि आप इनमें से ज्यादा 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोनों कैटेगरीज के लिए रिटन टेस्ट अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि इन कैटेगरीज में क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। लेकिन फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट एक ही बार होगा। दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि आप 2 अग्निवीर कैटेगरीज के अलावा एक और रेगुलर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये रेगुलर कैटेगरीज क्या है? ये हैं RTJCO यानी रिलीजियस टीचर, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा। RTJCO आर्मी की यूनिट्स में एज धर्मगुरु पोस्ट किए जाते हैं और सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा आर्मी मेडिकल कोर में ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अग्निवीर एंट्री पर ही चर्चा करेंगे। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अग्निवीर को नौकरी के दौरान पे, अलाउंसेस और अन्य बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो जहां तक पे एंड अलाउंसेस का सवाल है, अग्निवीर को पहले साल में टोटल पे मिलेगी करीब 4.76 लाख रुपीस, 4,76,000 रुपए, जो कि बढ़ते बढ़ते चौथे साल में हो जाएगी 6.92 लाख रुपीस यानी 6,92,000 रुपए। इस पे के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले साल में आपको हर महीने मिलेंगे 30,000 रुपए पे प्लस बाकी अलाउंसेस। दूसरे साल में 33,000 रुपए प्लस अलाउंसेस, तीसरे साल में 36,500 रुपए प्लस अलाउंसेस और चौथे साल में 40,000 रुपए प्लस अलाउंसेस। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सब पैसे इन हैंड नहीं मिलेंगे। इसमें से 30% अमाउंट जो है वो आपको 4 साल बाद मिलेगा, जब आप आर्मी से डिस्चार्ज होंगे। तो आप अपनी पे के डिस्ट्रीब्यूशन को अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले साल में 30,000 रुपए में से 30% यानी 9,000 रुपए कट जाएंगे। इन 9,000 रुपए को आपके एक सरकारी सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जिसे कहते हैं सेवा निधि अकाउंट। अच्छी बात यह है कि जितना अमाउंट आपका कटेगा उतना ही सरकार भी सेवा निधि में डालेगी। तो पहले साल में आपकी टोटल मंथली पे हो जाएगी
39,000 रुपए सरकार के 9,000 रुपए को मिलाकर। और ये हैं डिटेल्स बाकी 3 सालों की पे के। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में भी रख सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि आपको 4 साल बाद रिटायरमेंट के समय सेवा निधि से कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 4 सालों में सेवा निधि के लिए खुद से कंट्रीब्यूट किया है 5,02,200 रुपए, 5,02,200 रुपीज। और इसी प्रकार सरकार ने भी उस अकाउंट में 5,02,200 रुपए डाले हैं। इस 10,04,400 रुपए पर ब्याज लगाकर आपको करीब 11,71,000 रुपए, 11,71,000 रुपीज डिस्चार्ज के समय मिल जाएंगे। इस सेवा निधि के पैसे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये 11,71,000 रुपीज तभी मिलेंगे जब आप 4 साल की नौकरी कंप्लीट करके जाते हैं। ऐसी 2 परिस्थितियां हो सकती हैं जब आपको यह पैसा नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन है अगर आप 4 साल से पहले अपनी रिक्वेस्ट पर नौकरी छोड़कर जाते हैं, तब आपको अपना कंट्रीब्यूशन तो ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने जो सेवा निधि में पैसा डाला है वो नहीं मिलेगा। और दूसरी परिस्थिति है अगर आप 4 साल के बाद रेगुलर कार्डर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी आपकी नौकरी जारी रहती है। इस केस में भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन तो ब्याज के साथ वापस मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सेवा निधि में कंट्रीब्यूट किया था वो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा आपकी नौकरी जारी रहेगी। तो ये तो हो गए पे के डिटेल्स। अब आते हैं कुछ और अलाउंसेस और बेनिफिट्स पर जो अग्निवीर्स को नौकरी के दौरान मिलेंगे। तो ऐसे 8 बेनिफिट हैं जो अग्निवीर्स के लिए लागू हैं, और वो 8 बेनिफिट इस प्रकार हैं। नंबर 1, ट्रैवल अलाउंस। अग्निवीर्स को हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उस लीव पर घर जाने के लिए रेलवे वारंट मिलेगा, जिस पर आप फ्री में ड्यूटी स्टेशन से घर और घर से वापस ड्यूटी स्टेशन यात्रा कर सकते हैं। नंबर 2, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। ये अलाउंस तब मिलता है जब सैनिक फील्ड एरिया या हाई एल्टीट्यूड एरिया वगैरह में पोस्टेड होते हैं। तो बाकी सैनिकों की तरह अग्निवीर्स को भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। यह अमाउंट अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। नंबर 3, रेगुलर सैनिकों की तरह अग्निवीर्स को भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी और सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। नंबर 4, सभी अग्निवीर्स को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके लिए उनकी पे में से उनका कोई भी अमाउंट काटा नहीं जाएगा। जैसे ऐसा ही इंश्योरेंस कवर रेगुलर सैनिकों को भी मिलता है, लेकिन उसके लिए उनकी पे में से हर महीने कुछ पैसा कटता है। अग्निवीर के केस में यह कटौती नहीं होगी। यह 48 लाख रुपए अग्निवीर की फैमिली को मिलेंगे अगर 4 साल की नौकरी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है किसी भी ऐसे कारण से जिसका ताल्लुक फौजी नौकरी से नहीं है। जैसे मान लीजिए अग्निवीर लीव पर घर गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, तो इस केस में फैमिली को 48 लाख रुपए यानी 48 लाख रुपीस इंश्योरेंस के मिल जाएंगे। और साथ ही सेवा निधि में जो अमाउंट डेथ के दिन तक जमा हुआ है वो भी ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। नंबर 5, अब आते हैं उन बेनिफिट्स पर जो अग्निवीर की फैमिली को मिलेंगे अगर उसकी डेथ फौजी ड्यूटी करते समय होती है। इस केस में फैमिली को 4 प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 1, इंश्योरेंस के 48 लाख रुपीस यानी 48 लाख रुपए। नंबर 2, एक्स ग्रेशिया के 44 लाख रुपीस यानी 44 लाख रुपए। एक्स ग्रेशिया का अर्थ है एक्स्ट्रा अमाउंट। नंबर 3, 4 साल तक की पे, यानी मान लीजिए 1 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को बाकी बची हुई 3 साल की नौकरी की पे भी मिलेगी। और नंबर 4, ब्याज सहित सेवा निधि का अमाउंट जो डेथ के दिन तक जमा हुआ है। इस सेवा निधि में वो अमाउंट भी शामिल होगा जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया था। तो ये थे बेनिफिट जो अग्निवीर की फैमिली को मिलेंगे अगर उसकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं उन बेनिफिट्स पर जो मिलेंगे अगर अग्निवीर को कोई इंजरी या बीमारी हो जाती है जिसके कारण मेडिकल अथॉरिटीज द्वारा उसे डिसेबिलिटी दी जाती है। जैसे फौजी ड्यूटी के दौरान अग्निवीर का एक्सीडेंट हुआ और उसके घुटने में सीरियस चोट लग गई,
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे डिसेबिलिटी दी, तो इस केस में उसे एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा। और वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट कितना होगा उसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 50% डिसेबिलिटी के केस में मिलेंगे 15 लाख रुपए यानी 15 लाख रुपीस, 75% डिसेबिलिटी में मिलेंगे 25 लाख रुपए और 100% डिसेबिलिटी में मिलेंगे 44 लाख रुपए यानी 44 लाख रुपीस। तो ये था नंबर 6 डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब आते हैं नंबर 7 पर जो है स्किल सर्टिफिकेट। नौकरी की समाप्ति पर आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आपने फौज में नौकरी के दौरान क्या क्या ड्यूटी की है और क्या क्या स्किल्स हासिल किए हैं। इससे आपको फौज से निकलने के बाद नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। और अंत में नंबर 8 क्लास 12 का सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट उन लोग को मिलेगा जो अग्निवीर ज्वाइन करते समय 10th क्लास पास थे। तो ये थे बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे अपनी नौकरी के दौरान। लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो वो 4 प्रकार के बेनिफिट जो नहीं मिलेंगे वो इस प्रकार है। नंबर 1 ग्रेचुइटी और पेंशन। नंबर 2 नौकरी के बाद फ्री मेडिकल और सीएसडी कैंटीन की सुविधाएं। नंबर 3 नौकरी के बाद एक्स सर्विसमैन का स्टेटस यानी एक्स सर्विसमैन का दर्जा। और अंत में नंबर 4 नौकरी के दौरान डियरनेस अलाउंस, डीए और मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी। तो ये चारों चीजें आपको उपलब्ध नहीं होंगी। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं अंतिम पार्ट पर और संक्षेप में देखते हैं कि 4 साल के बाद क्या होगा। तो 4 साल के बाद हर बैच में से ज्यादा 25% यानी 25% अग्निवीर को आर्मी में परमानेंट रूप से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी 75% अग्निवीर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जो सैनिक आर्मी में परमानेंट रूप से एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी नौकरी पेंशनेबल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उन्हें और 15 साल आर्मी में नौकरी करनी पड़ेगी, यानी टोटल 19 साल की नौकरी करनी होगी 19 इयर्स पेंशन के लिए। आर्मी में परमानेंट सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि 4 साल के दौरान आपकी फौजी ड्यूटीज में परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो मतलब अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं तो इन 4 साल के दौरान बहुत दिल लगाकर काम करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर के अग्निवीर ब्रोशर को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस ब्रोशर में अग्निवीर एंट्री की सभी बातों को संक्षेप में बताया गया है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आप अग्निवीर एंट्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।